नमस्कार। न्यूज़ राइटिंग के एक और सेशन में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ राइटिंग, न्यूज़ बिजनेस, हमारी कुछ टाइम पहले बात हुई थी। एक ऐसा बिजनेस जो हम सभी को प्रभावित करता है, बल्कि अब अगर देखा जाए या इस दौर में देखा जाए, न्यूज़ राइटिंग इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन, द एरा ऑफ इंफॉर्मेशन, द युग ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का एक ऐसा युग, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा दौर जिसके पास सूचनाओं पे कंट्रोल है, वो हर किसी कंट्रोल कर सकता है और कर रहा है। ऐसी वजह नहीं कि भारत के सबसे टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट भारत में न्यूज़ बिजनेस में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ भारत नहीं, आपको बाहर के भी कुछ, विदेशों के भी कुछ नाम, जोर्स बेजोस, ऐसे ऐसे नाम सुनाई देंगे जो भारत में ऑल ऑफ ए सडन न्यूज़ बिजनेस में बहुत ही तेजी से इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो जिस पेशे में या जिस व्यवसाय में आप लोग आने के इच्छुक हैं, न्यूज़ राइटिंग या न्यूज़ बिजनेस जिसको हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये वो व्यवसाय है, वो बिजनेस है जो भारत को या पूरी दुनिया को कंट्रोल करने लगा है। क्योंकि जिसका सूचनाओं पे अधिकार है, जिसका सूचनाओं पे कंट्रोल है, वो लगभग पूरी दुनिया पे कुछ ज़्यादा ही आसानी से कब्जा कर सकता है। क्योंकि सूचनाओं का वो दौर जिसमें सूचना आपकी तरफ से संप्रेषित नहीं की जाती हैं, आप पे अटैक किया जाता है सूचनाओं के जरिए। तो खैर, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल जा रहा है। अब हम वापस न्यूज़ राइटिंग यानी उन बेसिक्स पे आते हैं जिनसे आप इस बेहद ताकतवर बिजनेस का एक हिस्सा बन सकते हैं, या जिनसे हम सोच सकते हैं कि ये जो बिजनेस है हमारा किस दिशा में जा रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है डायनामिक्स ऑफ न्यूज़ वैल्यूज। डायनामिक्स ऑफ न्यूज़ वैल्यूज यानी वो मूल तत्व, सार तत्व जो न्यूज़ वैल्यूज को कंट्रोल करते हैं, समाचारों के मूल्य को निर्धारित रखने, उसको बनाए रखने की जिम्मेदारी जिन तत्वों को दी गई है, जिन तत्वों के आधार पर हम ये दावा करते हैं कि हम सचमुच में सच्चाई के साथ खड़े हैं, हम सचमुच में समाचार के मूल्यों को जिंदा रखे हुए हैं, और हम समाचार मूल्यों को या समाचार को उन मूल्यों के साथ चला रहे हैं जिन मूल्यों की सजग नागरिकताओं को आवश्यकता है। एक समाज में अगर हमारे को सच्चे नागरिक तैयार करने हैं जो अपने सभी आसपास होने वाली गतिविधियों से प्रभावित ना हो, उनके बारे में सचमुच में एक ठीक ठाक राय रख सकें, तो उसके लिए बेहद आवश्यक है कि समाचार जो प्रस्तोता हैं, खबर नवीस जिसे हम एक वर्ड बोलते हैं, वो अपना कार्य पूरी ईमानदारी से कर सकें। अभी ईमानदारी टर्म को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ईमानदारी को हम कैसे कहें। ईमानदारी का मतलब ये हो सकता है कि मैं अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहूं, मैं अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहूं, मैं अपने उस न्यूज़पेपर के प्रति ईमानदार रहूं, मैं उस मानसिकता के प्रति ईमानदार रहूं जिस मानसिकता से मेरा पर्टिकुलर वो वाला न्यूज़ चैनल या न्यूज़ हाउस चलाया जा रहा है। तो इसलिए हमने कुछ ऐसे मूल्य निर्धारित कर दिए कि यदि आप इन मूल्यों के प्रति ईमानदार हैं, यदि आप इन मूल्यों को लेकर सजग हैं, यदि आप इन मूल्यों को लेकर चल रहे हैं अपने व्यवसाय में, अपने पत्रकारिता में, खबर नवीसी, कलम नवीसी, जो भी टर्म से आप इसे बुलाते हैं, पत्रकारिता सबसे सुदृढ़ शब्द है, तो फिर आप इसके थोड़ा ज्यादा करीब पहुंच जाएंगे। तो न्यूज़, डायनेमिक्स ऑफ न्यूज़ वैल्यूज। अब डायनेमिक्स ऑफ न्यूज़ वैल्यूज की जब भी शुरुआत होती है तो सबसे पहला वर्ड हमारा आ जाता है ट्रुथ। ट्रुथ यानी सच्चाई। समाचार कुछ भी हो, यदि उसमें सच नहीं है तो वो समाचार नहीं है। मैं कई बार अपने विद्यार्थियों को बार बार रिपीट करके बताता भी हूं कि समाचार का मतलब होता है सच और इंफॉर्मेशन। कुछ नई जानकारी होनी चाहिए जो आपको पहले से ना पता हो, और वो सच्ची होनी चाहिए। अगर वो नई जानकारी है और अगर वो सच है तो वो समाचार है। अगर वो सच नहीं है तो वो समाचार नहीं है। अगर नई जानकारी नहीं है, कोई पुरानी जानकारी, तो भी वो समाचार नहीं है। इट हैज टू बी न्यू, इट हैज टू बी ट्रुथ। तो ट्रुथ ऑब्वियसली समाचार का वो पहला पक्ष है जिसके बिना समाचार को समाचार नहीं कहा जा सकता। समाचार का पहला जो तत्व जिसे हम सच बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है? होता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, देखिए मैं थोड़ा सा पेशेवर पत्रकार के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आपके पास कुछ जानकारी आई, अब उसका कोई ना कोई सोर्स रहा होगा। हमने एक बार पहले सोर्स पे डिस्कस किया था कि एक पत्रकार के सोर्स क्या हो सकते हैं। आप खुद मौके पे पहुंच सकते हैं, आपको प्रेस विज्ञप्ति आ सकती है। अब अगर प्रेस विज्ञप्ति आई है, आपने पुलिस स्टेशन से खबर ली है, आपने अस्पताल से खबर ली है, आपने किसी सीनियर अधिकारी से खबर ली है, मतलब वेरियस सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, या फिर आपने डायरेक्ट किसी पॉलिटिशियन से बात की है। अगर आपने किसी पॉलिटिशियन से, किसी राजनेता से आप बात कर रहे हैं, तो जो उन्होंने बताया, अब क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग भी की होगी उनकी, तो वो आपके लिए 100% सच है, इसमें कोई शुबह नहीं है। क्योंकि अगर आप नाम लेके लिख रहे हैं कि फला नेता ने ये बताया और आपके पास रिकॉर्डिंग है, और जो उन्होंने बताया वो आप प्रदर्शित भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और आपके पास रिकॉर्डिंग है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो सच ही है। एटलीस्ट जब हम उस पॉलिटिशियन को कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ये बताया, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू पूरा रिकॉर्ड है, तो इसमें सच को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? जो हमारे सोर्सेज में सपोज करिए आपके पास खबर, क्योंकि माना जाता है कि समाचार पत्र में लगभग 70% समाचार जो होते हैं प्रेस रिलीज या प्रेस विज्ञप्ति से आते हैं।
आमतौर पे पत्रकार इस खबर को, कि हमारे पास जब हम टेबल पे बैठते हैं, न्यूज रूम में अंदर बैठते हैं, तो बहुत नंबर ऑफ प्रेस रिलीजेज होती हैं, आमतौर पे हम उन्हें क्रॉस वेरीफाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कभी कभी कुछ, देखिए हर एक को क्रॉस वेरीफाई करना पॉसिबल भी नहीं होता है, हम मान के चलते हैं कि जो उस लेटर हेड पे हमारे पास समाचार आया वो सही ही होगा। लेकिन कभी कभी जब हमारे पास एक न्यूज सेंस डेवलप हो जाती है, तो हम कभी कभी इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये खबर सच है या नहीं। या सपोज करिए मुझे किसी मेलाफाइड जरिए से, किसी दुरुद्देश्य से मेरे को कोई खबर गलत बताई गई है, तो उसे क्रॉस वेरीफाई करना हमारा एक पार्ट होता है। उसके लिए वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स और वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स दोनों अलग अलग पार्ट होते हैं। इसको हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, फिलहाल सच्चाई पे रहते हैं। तो ट्रुथ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूज का। जब हम न्यूज बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो न्यूज में ट्रुथ होना एक बेहद जरूरी तत्व है। अगर समाचार में सच्चाई है तो यानी कि वो समाचार सही है। सच होना उसके लिए एक बेहद जरूरी पार्ट है, ठीक है। तो न्यूज वैल्यूज का मतलब ट्रुथ हैज टू बी देयर फॉर एनी। सेकंड पार्ट आएगा ऑब्जेक्टिविटी। अभी ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी को हम ऐसे समझ सकते हैं, प्रोवाइडिंग फैक्ट्स। देखिए ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है तत्वनिष्ठा, यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, वस्तुनिष्ठ हम पार्ट आपको प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे तथ्य हैं, तो उन तथ्यों के साथ जब हम आपको रिपोर्टिंग करते हैं, सपोज करिए मेरे पास कोई खबर आई है, बजाय इसके कि मैं निष्कर्ष आपको निकाल के दूं, जैसे हमारी भाषा में कहा जाता है, समाचारों के साथ विचार प्रस्तुत करना हमारा काम नहीं है। न्यूज के साथ व्यूज देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ न्यूज देना है, समाचार के खाली तथ्य आपके सामने रख देना है। जो फैक्ट्स हैं मैंने फैक्चुअल और सच्चाई, सच के साथ सारे तथ्य, सारे आंकड़े आपके सामने रख दिए। अब मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप उसका क्या विश्लेषण करते हैं, क्या न्यूज एनालिसिस करते हैं। विश्लेषण आप अलग से जब पढ़ेंगे, कि न्यूज एनालिसिस जब पार्ट पढ़ेंगे तो हम उसे एनालिसिस के नाम से ही पढ़ेंगे। न्यूज में व्यूज नहीं दे जाएंगे। एडिटोरियल पेज पे आपको सिर्फ व्यूज ही मिलेंगे। जब हम न्यूज़पेपर की संरचना पढ़ेंगे तो हम उसमें आएंगे कि एडिटोरियल या संपादकीय पेज का क्या महत्व होता है। लेकिन जब तक हम समाचार पे, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे समाचार पत्र के, ये न्यूज के पार्ट में देख रहे हैं, तो हमारा काम होता है सिर्फ फैक्ट्स आपके पास रखना, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन आपके पास देना। अब उन फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन से आप क्या निहितार्थ निकालते हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, बजाय इसके कि मैं ही आपको बताऊं कि ये ऐसा हुआ है, इसका मीनिंग ये है। एक मीनिंग मैं आपको इंपोज करूं, आपको समझाने का प्रयास करूं, तो मैं कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहा होऊंगा। तो इसलिए हमारा सही काम होता है कि आपके पास सिर्फ फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको दे देनी है। आप उन फैक्ट्स के अपने हिसाब से मीनिंग निकाल सकते हैं, उनका जो मीनिंग आपको सूट कर रहा है, ऑब्वियसली, क्योंकि सारे फैक्ट्स मैंने आपको ईमानदारी से, सच्चाई के साथ दिए हैं, तो यहां मेरा काम खत्म हो जाता है। तो ये डायनेमिक्स ऑफ न्यूज वैल्यूज का दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity means providing the facts alone and then letting the audience interpret it on their own। यानी कि मैंने आपको सारा डाटा दे दिया, यहाँ ये वारदात हुई है, ऐसे ऐसे आंकड़े थे। अब इसके पीछे ये तो हो सकता है कि मैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, कि फॉलोअप की आपको अगर पूरा घटना मालूम ना हो तो घटना के बचे कुछ आंकड़े तो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन निष्कर्ष या विचार या किसी एक दल या किसी एक पक्ष को प्रभावित करने वाली डिटेलिंग जब मैं देना शुरू करता हूँ, तो मैं यहाँ अपनी ईमानदारी से थोड़ा सा डिग रहा हूं। हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन को लेके मैं पूर्वाग्रह या दुराग्रह से ग्रस्त हूं, यानी मैं पहले से उस विषय में कुछ और जानता हूं और मुझे लगता है कि नहीं, आपको मेरे वाले एंगल से खबर सुनने को मिलनी चाहिए। जैसे आपने आजकल देखा है, यूट्यूबर्स बहुत सारे आ चुके हैं न्यूज बिजनेस में, और उन यूट्यूबर्स का मेनली काम होता है, आप उनमें से किसी भी नाम को ले सकते हैं, कि वो अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित आंकड़ों, तथ्यों के साथ आपको खबर देंगे। अगर हम किसी एक राजनीतिक दल की बात करेंगे तो उस राजनीतिक दल का परिप्रेक्ष्य में क्या रहा है, उन्होंने 1980 में क्या था, 1992 में क्या किया था, ऐसे तथ्यों के साथ जब मैं आपको खबर दूंगा या एक दृष्टिकोण की ओर झुकाव लाने का प्रयास करूंगा, तो वो समाचार नहीं रह जाएगा, वो समाचार विश्लेषण हो जाएगा या फिर एडिटोरियल की तरफ हम जा रहे हैं। फिलहाल जब हम न्यूज राइटिंग सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो न्यूज राइटिंग में वी हैव टू फोकस ऑन न्यूज ओनली, नॉट द व्यूज, नॉट द समाचार, ओनली समाचार, नॉट द विचार। तो हम खाली समाचारों को रखेंगे, फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन देंगे, खाली इंफॉर्मेशन आपके साथ सही इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, सारा डाटा आपके पास पहुंच जाए, रीडेबिलिटी के साथ कि आप पढ़ने में आपको बोरिंग भी ना लगे और आप डाटा को समझ सकें। उसके बाद निष्कर्ष निकालने के लिए हम आपके ऊपर छोड़ने वो बेस्ट पार्ट रहेगा। मैं ही आपको निष्कर्ष निकाल के दूं, मैं ही आपको बताऊं कि अब आप ये सोचो, इससे पहले ये सोचा तो आप ये भी तो सोचो। ये वाले जो गॉसिपिंग है वो न्यूज बिजनेस का हिस्सा नहीं होता है। तो हमारे को खाली न्यूज रखनी है, व्यूज का हमारे से उतना सरोकार नहीं है। ऐसा ही एक आपके पास पार्ट आ जाता है
डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से भी न्यूज वैल्यूज का एक पार्ट होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी मीडिया रेफर्स टू द एक्सटेंट इन विच द मीडिया एक्यूरेट सब्जेक्ट टू द वैरायटी ऑफ कैलकुलस सोशल एंड पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स। यानी कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के मत आपके सामने रखना। आपके सामने जब कोई तथ्य आता है, जब कोई समाचार आता है, तो बहुत सारे के आपके पास ऐसे तथ्य और भी होते हैं, बहुत तरह की वॉइसेस भी हो सकती हैं। तो आप सबको बिल्कुल विभक्त करके सभी को समझाने का प्रयास करें, इनफैक्ट कि आप एक ही पार्ट ना दिखाएं। अगर आपके पास कई सारे मिथ हैं, ऑब्जेक्टिविटी के बाद एक और पार्ट आता है जो न्यूज की डायनेमिक्स में आता है, दैट विल बी डाइवर्सिटी, यानी विविधता। देखिए, एक बड़ा समाज है, भारत भी और आमतौर पर मीडिया भी एक बड़े समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में हम अगर सिर्फ एक ही समाज का प्रतिनिधित्व मान के चले, यानी अगर हम विविधता को भूलकर खाली एक मत को बहुतायत से दिखाने का प्रयास करें, तो वहां हम कुछ गलत पैटर्न पे जाएंगे। तो डाइवर्सिटी इज ऑल अबाउट कि विविधता आपके समाचारों में भी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपके तथ्यों में भी होनी चाहिए, और लगभग समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व आपके समाचारों में दिखना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपका झुकाव हो सकता है बिजनेस वर्ग की तरफ ज्यादा हो, आपका किसी एक पॉलिटिकल वर्ग की तरफ आपका झुकाव हो, लेकिन मीडिया का काम होता है समाज के सभी वर्गों का थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। यानी अगर आपके समाचारों का अगर झुकाव एक तरफ बाय डिफॉल्ट हो रहा है, मान लीजिए आप दक्षिणपंथी या वामपंथी तरफ जा रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि एक बैलेंसिंग की व्यवस्था आपके में रहना चाहिए। इसे हम वैसे भी समझ सकते हैं, अगर आपके कुछ समाचार विद्यार्थियों से संबंधित हैं तो कुछ व्यवसायियों से संबंधित भी होने चाहिए, कुछ कारोबारियों से संबंधित भी होने चाहिए, कुछ घरेलू महिलाओं से संबंधित भी होने चाहिए। यानी आपके न्यूज़पेपर में लगभग सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। अगर आप किसी एक वर्ग की उपेक्षा करने लग जाएंगे या आप कहेंगे कि नहीं ये हमारा पाठक वर्ग ही नहीं है, तो वह अगेन आप डायनामिक्स ऑफ न्यूज वैल्यूज से डिग रहे हैं, आप वहां से थोड़ा सा बच रहे हैं। तो आपका कर्तव्य है कि अगर हम डाइवर्सिटी वाला पार्ट अगर आप न्यूज वैल्यूज ध्यान के रखेंगे, तो डाइवर्सिटी मीन्स कि आपके समाज के सभी अंगों का प्रतिनिधित्व आपके समाचार चैनल में, आपके समाचारों में दिखना चाहिए। जैसे हमने पहले भी न्यूज वैल्यूज में देखा था, कुछ समाचार होते हैं जो तरक्की पसंद समाचार होते हैं, जो आपके विकास की गतिविधियां दिखाते हैं। कुछ समाचार अपराध जगत से भी होते हैं, कुछ मनोरंजन जगत से होते हैं, कुछ खेल जगत से होते हैं, कुछ व्यवसाय जगत से, कारोबार से, सभी वर्ग के सभी तरह के समाचार होते हैं। अब अगर हम सिर्फ अपने, या तो हमारी मैगजीन का टेस्ट ही हो कि हम सिर्फ स्पोर्ट्स मैगजीन ही निकाल रहे हैं, तो आप आसानी से बाकी सब पक्षों को हटा सकते हैं कि आपका एक टेस्ट ही है कि आप तो खाली स्पोर्ट्स मैगजीन ही निकाल रहे हैं। जैसे क्रिकेट सम्राट अगर आप निकाल रहे हो तो इट इज ऑल अबाउट क्रिकेट। वहां अगर आप अपराध की या पॉलिटिकल की या ऐसी कोई खबर की उपेक्षा करते हैं तो ठीक है, क्योंकि आपकी मैगजीन बता रही है कि आप सिर्फ एक ही विशेष वर्ग के लिए समाचार निकाल रहे हैं। लेकिन आमतौर पर जो दैनिक समाचार पत्र होते हैं सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए देखते हैं। आपका टेस्ट कुछ भी हो सकता है, मैं ये आपको पढ़ने के लिए बाध्य नहीं करूंगा कि आप सिर्फ अपराध जगत के समाचारों को ही प्रमुखता से देखें, बाकी समाचार गौण हो जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से डाइवर्सिटी मीन्स कि आपकी न्यूज बिजनेस में या आपके समाचारों की रिपोर्टिंग में समाज के लगभग सभी तत्वों का, सभी हितों का एक थोड़ा सा प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। एक तत्व और एक और आता है प्लूरलिटी। अब प्लूरलिटी क्या चीज है? जैसे हमने बताया कि डाइवर्सिटी समाज के विविध तत्व होते हैं, ऐसे ही प्लूरलिटी मतलब कि समाज के सभी वर्गों की आवाज को भी आप अपने हिस्से में शामिल करेंगे। समाज के सभी वर्गों की आवाज का मतलब देखिए, हो सकता है कि समाज में मान लीजिए आप न्यूज जगत में हैं, एंटरटेनमेंट बीट, आपको बीट हमने शायद बताया होगा, तो बीट्स में अगर आप एंटरटेनमेंट बीट की खबरें दिख रहे हैं तो आपको निजी तौर पे यदि कोई एक अभिनेता बेहद ज्यादा पसंद है, मिसाल के तौर पे शाहरुख खान ले लीजिए, तो आप उनकी रिपोर्टिंग तो करेंगे, उनसे संबंधित समाचार दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ शाहरुख खान मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होगा, सिर्फ ऐश्वर्या राय या ऋतिक रोशन मतलब एंटरटेनमेंट नहीं होगा। उसमें आपको सभी नवोदित कलाकारों को भी हिस्सा देना होगा। लगभग सभी तरह की फिल्मों का प्रतिनिधित्व भी आपके समाचारों की रिपोर्टिंग में दिखना चाहिए। कौन सी समाचार, कौन सी फिल्म कैसा कर रही है, मतलब इसमें भी आप हर तरह की आवाज को हिस्सा देंगे। छोटे पर्दे को आमतौर पर अपेक्षा कर दी जाती है। आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स भी अच्छा प्ले कर रहे हैं, अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप लगभग, हो सकता है आपका निजी तौर पे आपका टेस्ट वैसा ना हो सकता है आप बिग बॉस को ज्यादा पसंद करते हो, नहीं करते हो, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग में सिर्फ एक ही तरह का पैटर्न अगर दिखने लग जाएगा तो आप टाइप हो रहे हैं, कुछ टाइम बाद दर्शक आपको नकार भी सकते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए बेहतर है कि आप लगभग सभी तरह की आवाजों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आप सभी तरह के समाचारों का रंग, सभी तरह के समाचार आपके पत्रकारिता में दिखने चाहिए। जिस भी बीट को आप कवर कर रहे हैं, आपकी निजी पसंद नापसंद
आपकी पत्रकारिता को, आपकी रिपोर्टिंग को प्रभावित यदि नहीं करती है तो आप सजग सच्चे पत्रकार हैं। यदि आप किसी संस्था से जुड़े हुए भी हैं तो उस संस्था के अलावा बाकी संस्थाओं के कार्यक्रमों की अनदेखी या उनकी रिपोर्टिंग के साथ कुछ पक्षपात करना आपके पत्रकारिता के हितों के साथ एक खिलवाड़ हो जाएगा, एक कहीं ना कहीं नकारात्मक पक्ष की तरफ झुकेगा। तो सिर्फ सच, यानी हमारा जो पहला डायनेमिक्स था ट्रुथ, उसमें कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं। समाचार का मतलब भी होगा सूचनाएं, कोई नई जानकारियां और उनके सच्चे होने की उम्मीद रखना। दूसरा पार्ट होगा ऑब्जेक्टिविटी, यानी तथ्यपरक समाचार उसमें होने चाहिए, बहुत सारे फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग होनी चाहिए, फैक्ट्स के साथ आपकी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और फैक्ट के साथ आप अपने व्यूज, अपने विचार समाचारों में नहीं पिरोपित करेंगे। आप खाली न्यूज रखेंगे, व्यूज नहीं रखेंगे। अनटिल अनलेस आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप न्यूज लिख रहे हैं। हाँ, जहां आप एडिटोरियल पेज पे आते हैं, जब संपादकीय पेज को लिखना शुरू कर देते हैं, वहां आपके विचार ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एडिटोरियल पेज को हम जब पढ़ेंगे तो हम उसमें बात, इसको थोड़ा गहनता से, थोड़ा ज्यादा गंभीरता से बात करेंगे। आज खाली हम ऊपर से टच कर रहे हैं। संपादकीय पेज का मतलब ये होता है कि जहां आपका विचारों को ध्यान दिया जाता है। कई बार इसे ओपिनियन पेज ही कहा जाता है, द एडिट पेज या ओपिनियन पेज भी उसका नाम रखा जाता है, कि संपादकीय में हम विचारों को ही प्राथमिकता देते हैं। लेकिन बाकी जो समाचार के 14-15 पन्ने बचते हैं, उन सब में विचारों की उतनी प्रधानता नहीं होनी चाहिए। उन सब में यदि आप तथ्यपरक रिपोर्टिंग करेंगे, आप अच्छे शब्दों का चयन कर सकते हैं, आप उनकी अच्छी लैंग्वेज में रीडेबिलिटी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपने विचारों का समावेश बाकी समाचारों में नहीं करेंगे। संपादकीय पेज पे आपको खुली छूट है, यदि आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं आपको खुली छूट है। यदि आप अपने फेसबुक पेज पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे लिखना चाह रहे हैं, आप अपने विचारों को खुलकर रख सकते हैं। लेकिन यदि आप प्राइम टाइम शो की एंकरिंग कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जो न्यूज से रिलेटेड है, तो उसमें आप अपने व्यूज को साइड रख के सिर्फ न्यूज पे यदि फोकस करें तो आप पत्रकारिता के साथ सचमुच में ईमानदार रहेंगे। ठीक, तो प्रायोरिटियां क्लियर होगी। अब एक पार्ट आता है सोशल वेलफेयर, ये भी डायनामिक्स ऑफ न्यूज वैल्यूज में काउंट किया जाता है। अब इस सोशल वेलफेयर का मीनिंग क्या होगा? सोशल वेलफेयर का मीनिंग होता है कि आपके सामाजिक हित जो होते हैं, जो समाज के हित हैं, उनके लिए आप किस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं। न्यूज वैल्यूज में सोशल वेलफेयर की या सोशल वेलफेयर की जो खबरें हैं, इनकी ठीक ठाक महत्वता होती है। देखिए, हम सभी न्यूज बिजनेस में काम कर रहे हैं या न्यूज बिजनेस में काम करने वाले हैं। हमें पता है हमारा अंतिम उद्देश्य TRP यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है, या अखबार की कितनी ज़्यादा प्रतियां, कितनी ज़्यादा लाइक्स हमारी स्टोरी पे आते हैं, हमारी प्राथमिकता वो होती है। तो ऐसे में अगर हम सोशल वेलफेयर की खबरें ज़्यादा लिखते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि रीडरशिप कम आएगी। आम पाठक इस तरह की खबरों में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन पत्रकारिता के तौर पे हमारे ऊपर एक डायनामिक्स ऑफ न्यूज़ वैल्यूज़ में भी आएगा और वैसे भी एक जिम्मेदारी रहती है कि इस तरह की खबरों की अनदेखी ना की जाए। यानी इस तरह के समाचार पे हम उतना ही फोकस रखें कि जब हम समाचार लिख रहे हैं तो समाज का वो तबका जिसको सचमुच में हमारे रिपोर्टिंग की आवश्यकता है, हम उनकी अनदेखी ना करें, उनके हित में भी हम समाचारों को कवरेज करें। अब वो कवरेज, वो अनदेखी किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। कुछ इस तरह खबरें होती हैं जो समाज के हित के लिए लिखी जाती हैं, जैसे कि वो तबका, मान लीजिए अगर आपको पता है कि कौन कौन से, लगभग सभी को पता है कौन कौन सी योजनाएं सचमुच में जिले में शुरू की गई हैं और उनमें से कितनी योजनाओं पे सचमुच में काम नहीं किया जा रहा है। तो जिन योजनाओं की सचमुच में आवश्यकता है, आप उनकी क्रॉस रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये योजना विकास की योजनाएं थी, इन पे सिर्फ पेपर वर्क हुआ है या जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। इसके लिए सचमुच में रिपोर्टिंग के लिए, जिसे हम बोलते हैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग, आप जाएं, उस मौके पे जाएं, योजनाओं की पूरी फेहरिस्त लेके जाएं, वो आपको किसी भी सरकारी कार्यालय से मिल जाएंगी और उन योजनाओं के बारे में क्या क्या सचमुच में किया जा रहा है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं प्रदेश स्तर पे, केंद्र स्तर पे, और सचमुच में जिला अधिकारी या फिर जिले के बाकी अधिकारी, तहसील के अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, गांव प्रधान के स्तर पे कितनी योजनाओं का निस्तारण गरीब जनता के लिए या सचमुच में आवश्यक जनता के लिए किया जा रहा है। लोगों को उन जानकारी की कितनी जानकारी है, उस जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है, और ये जिम्मा फिर आप अपने ऊपर उठा सकते हैं। ये होगी सोशल वेलफेयर की रिपोर्टिंग, यानी वो रिपोर्टिंग जिसमें आप समाज के उस तबके के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं जिसके लिए सरकारें भी प्रयास कर रही हैं, अधिकारी भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी कारण से लोगों को उसकी जानकारी नहीं है या कुछ अधिकारियों के बेजा स्वार्थ के चलते उन जानकारी को आगे लाया ही नहीं जा रहा है। यानी किस योजना का बजट कितना है, उस बजट में सचमुच में, जैसे कहते हैं ना, घोटाले उजागर करना। तो ये जो इस तरह की फिजिबल रिपोर्टिंग होती है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग या खोजी पत्रकारिता जो होती है, वो खोजी पत्रकारिता को हम सोशल वेलफेयर में काउंट करते हैं। यानी वो जो सामाजिक जिम्मेदारी आपके पास है आपकी कलम के जरिए, यानी आपके पास जो पेन है जिससे आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जिससे आप सचमुच में खबरों को सामने ला सकते हैं,
उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी। टेबल रिपोर्टिंग या फिर एसी के हॉल में बैठ के इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती है। आपको गांव देहात में पहुंचना होगा, योजनाओं की जानकारी लेनी होगी, लोगों को बताना होगा कि ऐसी योजना चल रही है और उन योजनाओं का कोई लाभ मिला है या नहीं मिला है, इसकी जानकारी आपको अपने न्यूज़पेपर या अपने न्यूज़ चैनल तक लानी होगी। जब आप इस तरह की पत्रकारिता शुरू कर देंगे, हो सकता है टीआरपी उतनी नहीं मिले, हो सकता है आपको प्रशासनिक अधिकारियों या कुछ राजनेताओं का विरोध भी सहन करना पड़े, लेकिन इन दी एंड आपको एक वो पत्रकार होने वाली जिम्मेदारी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। कुछ समय बाद डेफिनेटली आपको उसका फायदा भी मिलेगा, आपकी पहचान एक अच्छे पत्रकार के तौर पे बनती ही बनती है। इसी तरह की एक रिपोर्टिंग होती है रेलिवेंस ऑफ फैक्ट्स। देखिए होता क्या है, बहुत सारी रिपोर्टिंग हम बिना फैक्ट्स के भी कर सकते हैं। इसके दो तरह के नुकसान होते हैं। पहला, आपकी पत्रकारिता की वो पकड़ नहीं होगी या उसमें उधार नहीं होगी। अगर मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहूँ कि मेरठ में जितने क्राइम हुए हैं, जितनी गोलीबारी घटनाएं होनी है, उनमें से लगभग 70% जो घटना है, या अगर मैं ये आंकड़ा भी ना दूं कि ज्यादातर जो घटनाएं होती हैं गोलीबारी की, वो रजिस्टर्ड या लाइसेंसधारी बंदूकों से नहीं होती है। ये मैंने आपको एक डाटा दिया जिसमें कोई डाटा ही नहीं है। अगर मैं ऐसी पत्रकारिता करूं तो ना ही आप मेरी पत्रकारिता पर भरोसा करोगे, ना आप इस खबर में भरोसा करोगे, और आप छूटते पूछोगे तुम्हारे ऊपर इसका क्या कहते हैं, लिखने के पीछे आपके पास क्या तथ्य हैं इसके। लेकिन अगर मैं सेम फैक्ट आपको करूं कि 4553 कुल लाइसेंसी बंदूक मेरठ के अंदर हैं, लेकिन जितनी बंदूकें पकड़ी गई हैं उनकी संख्या 18,000 से ज्यादा है। जितनी वारदातें हुई है, 18,000 से ज्यादा वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें इनमें से एक भी लाइसेंसी बंदूक का, या सिर्फ 200 मामले ही जिनमें लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल किया गया था। अब इस डाटा पर भरोसा करना आपके लिए भी आसान है, मेरे लिखना आसान है, और कोई मुझे क्रॉस चेक भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसका हम दे सकते हैं कि ये डाटा हमने जिला में उस अधिकारी से लिया है जो बंदूकें निरस्त करते हैं, इशू करते हैं, कारतूस जितने इशू किए जाते हैं उनका डाटा भी अगर आप दे देंगे। इस तरह के डाटा के साथ, इस तरह के आंकड़ों के साथ जब आप पत्रकारिता करते हैं तो आपकी रेलिवेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद कोई भी आपकी पत्रकारिता पे डाउट नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट हो कि ये जो डाटा आप दे रहे हो ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट हो। अच्छा, हो सकता है ये जो डाटा मैं दे रहा हूँ 2019 का डाटा हो, इस समय 2023 चल रहा है, तो ये रेलिवेंसी बढ़ाने के लिए आप डाटा वाइज, ईयर वाइज दे सकते हैं कि 2021 में इतने हादसे हुए थे जिनमें इतनी बंदूक, मतलब ये मिसाल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे था। आप ईयर के साथ और डाटा के साथ जब अपनी फैक्ट रिपोर्टिंग करते हो तो देयर इज नो वन हु कैन क्रॉस चेक या नो वन हु कैन क्वेश्चन कि आपकी पत्रकारिता में कुछ गलत जा रहा है। ये जो आप खबर लिख रहे हैं उसका आधार क्या है, तो वो आधार लिखने के लिए आपको कुछ तथ्य देने पड़ेंगे, वो तथ्य जुटाने पड़ेंगे, और तथ्यों का आधार भी देना पड़ेगा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इतनी बंदूकें हैं तो मैंने कहां से लिया, तो मुझे अधिकारी का वर्जन भी डालना पड़ेगा कि मैंने फला अधिकारी से, या तो मैंने आरटीआई के जरिए यानी सूचना के अधिकार के तहत ही जानकारी ली है, या फिर मैं नाम दे सकता हूं कि मैंने उस अधिकारी से संबंधित विभाग से डाटा लिया है, इस डेट में लिया है, उस डेट के अकॉर्डिंग उस डेट तक इतना डाटा हमारे पास उपलब्ध था। अगर वो बिना आरटीआई के भी मुझे डाटा मिल गया तो भी हम दे सकते हैं कि संबंधित इस विभाग से हमारे पास डाटा आया है, इस डाटा के आधार पर ये रिपोर्टिंग है। उसके बाद अगर आप अपनी कोई राय कायम करते हैं या एक समाचार रखते हैं तो उसके बाद उस पर भरोसा करना आम जनता के लिए आसान हो जाता है और आपकी पत्रकारिता में विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो जब तथ्यात्मकता या फैक्ट्स, आपके फैक्चुअल रिपोर्टिंग आप करते हो तो आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है, लोग आपकी पत्रकारिता पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। हालांकि कई बार अगर इस डाटा को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं कि नवंबर 2023 में ऐसा हुआ, दिसंबर 2023 में, अगर इतना ज्यादा बारीक आएंगे तो उसकी रीडेबिलिटी मर जाएगी। हम पहले भी कई बार कह चुके कि एक अखबार में जो भी आर्टिकल लिखा जाता है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि लोग उसे पढ़े, उस पर असर हो, उस पर बहस हो, बात की बात है। लेकिन इनिशियली आपका जब भी एज ए पत्रकार आपका उद्देश्य होता है कि जो भी खबर आप लिख रहे हैं वो पढ़ी जाए। अब उसे कैसे पढ़ा जा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, उसके लिए आपके पास जो उद्देश्य होते हैं, पहला होता है कि उसका हेडिंग आपने बहुत अच्छा लगाया। हेडिंग अगर बहुत ज्यादा कैची होगा, आप कोई भी अखबार का पेज खोलते हैं, अगर उसका हेडिंग बहुत अच्छा है तो वो खबर को कैच कर लेता है ना। दूसरे नंबर पर उसकी फोटोग्राफ्स हो सकती हैं कि जो आपने फोटो लगाई, सिर्फ फोटो को देख के कई बार हम खबर पढ़ना शुरू कर देते हैं, ये किस तरह की फोटो है। तो कैरिकेचर, फोटो, वो कार्टून, वो हेडिंग, वो सब हेडिंग्स, या कभी कभी कुछ एक पॉइंटर्स, आमतौर पे ये वो खींचने वाले तथ्य होते हैं जो किसी पाठक को, पत्रकार को, किसी पाठक को खबर पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। दूसरे नंबर पर हो सकता है जब आपने हेडिंग भी पढ़ लिया, सब हेडिंग भी पढ़ लिया, अच्छी खबर लग रही है। तीसरे नंबर पार्ट आता है इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन, यानी जो पहला पैरा होता है किसी भी समाचार का। ये 3-4 चीजें जब आपने बहुत अच्छी लिखी हैं तो लोगों को इतना खींचा जा सकता है कि आपकी पूरी खबर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं। आपने खबरें बहुत मेहनत की, आपने बहुत लोगों से बात की, लेकिन आपका हेडिंग में कुछ बात नहीं आ रही है, हेडिंग बिल्कुल फ्लैट जा रहा है। तो अगर आपका हेडिंग बिल्कुल फ्लैट है, वो कैची नहीं है, अगर वो आपको कैच नहीं कर पा रहा है, अगर आपको
रोक नहीं पा रहा उस खबर पे, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो एक अच्छी फोटोग्राफ्स, एक अच्छा हेडिंग आपकी खबर की रीडेबिलिटी बढ़ा सकता है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी खबर पर अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसकी सजावट करने के नाम पे एक अच्छा शीर्षक लगाएं। आमतौर पे जब हम पत्रकार के तौर पे जब खबर लिखते हैं तो हम पहले पूरा कंटेंट लिख लेते हैं, इंट्रो लिख लिया, पूरी बॉडी लिख ली, ये कुछ सबका अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। बाद में अगर आप हेडिंग को लिखोगे तो आपके पास सारे फैक्ट्स पहले से होंगे कि आपने खबर में कौन कौन सा हेडिंग दिया है और इस सारे तथ्यों के आधार पर कौन सा हेडिंग बेस्ट सुटेबल है। बल्कि कई पत्रकार जाने जाते हैं कि वो पूरी खबर लिखने के बाद हेडिंग लिखने से पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि वो उसके बाद उस खबर पे पूरा सोचते हैं कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा हो सकता है। उसके बाद जो हेडिंग निकल के आता है वो हेडिंग ही आपकी पूरी मेहनत को सार्थक कर सकता है। तो आपका उद्देश्य होता है कि आपकी खबर, पहला उद्देश्य कि आपकी खबर पढ़ी जाए, दूसरा उद्देश्य होता है कि उस खबर पर भरोसा भी जमाए, तीसरा उद्देश्य होता है कि उस खबर पर बहस होनी चाहिए, यानी उस खबर पे डिस्कशन होना चाहिए। कई बार आपको पता है कई समाचारों पे तो संसद के सदन के अंदर भी बहस होती है कि ये समाचार छापा गया है, यानी एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। तो ये आपकी खबर के ऊपर की गई मेहनत है जो आपके सदन में, संसदों में माननीय सांसदों के बीच में भी आपके समाचारों की सुर्खियां गूंज रही हैं। तो आपका उद्देश्य होता है, आपका एक अंतिम उद्देश्य होता है कि आपकी खबर पे ज्यादा से ज्यादा जोरदार बहस हो, लोग सोचने में विवश हो जाएं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसका कुछ निष्कर्ष निकाले और फाइनली उस पर खबर का असर वाले पॉइंट तक हम पहुंच सकें, है ना। तो आपकी खबर पे असर हो, आपकी खबर में रिलेवेंसी हो, इसके लिए जरूरी कि आपने अपनी खबर में रेलेवेंस ऑफ फैक्ट्स वाले पॉइंट को इग्नोर नहीं किया हो, आपने बहुत सारे डाटाज दिए हो, डाटाज रीडेबल फॉर्म में हो, डाटाज को अपने अच्छे से संवारा हो, उसके ऊपर मेहनत की हो, उसका सोर्स भी आपने जितना दे सकते हैं आपने दिया हुआ, ताकि उस खबर पर भरोसा किया जा सके। जब आपकी खबर में भरोसा बढ़ेगा तो उसके बाद उस खबर पे बहस होना या फिर उस खबर को और आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी आम जनता की होती है। वहां आपका काम खत्म हो जाता है, आप खुद ही अपनी खबर के बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आपकी मेहनत उससे पहले की होती है। वो जो शाम के 8-10 बजे हम डेस्क पे बैठते हैं, उस डेस्क पे बैठने से पहले जितनी मेहनत आप कर लेंगे, आपकी 8 बजे की बात की मेहनत उतनी ज्यादा सार्थक हो जाएगी। न्यूज राइटिंग में मैंने अभी 2 चीजों का पार्ट यूज किया था, उन पर हम आज की बात खत्म करेंगे, वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स और वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स। अब ये जैसे हम सच की हमने सबसे पहले बात की थी, जो ट्रुथ वाला पार्ट है, ट्रुथ वाला पार्ट न्यूज की डायनेमिक वैल्यूज का पहला हिस्सा होता है, यानी सच्चाई सबसे जरूरी, सबसे अहम आंकड़ा होता है किसी भी समाचार के लिए। तो अब इस सबसे जरूरी पार्ट को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास आता है वेरिफिकेशन ऑफ डाटा। अभी वेरिफिकेशन ऑफ डाटा क्या होता है? वेरिफिकेशन का मतलब यदि एक आम व्यक्ति को मैं गलत खबर बता दूं कि आज दोपहर के बाद लॉकडाउन लगने वाला है या आज दोपहर के बाद कर्फ्यू लगने वाला है, तो नुकसान किसका होगा? उस एक व्यक्ति का, निजी व्यक्ति का, या हो सकता है उसने अपने आस पड़ोसियों को, परिवारजनों को और बता दिया। इससे ज्यादा उस नुकसान की संभावना लगभग नहीं है। लेकिन यदि यही गलत खबर मैं किसी पत्रकार को बता दूं तो नुकसान किसका होगा? शायद पूरे शहर का। यानी एक पत्रकार के पास अगर गलत खबर है, गलत इंफॉर्मेशन है, तो पूरे शहर को गलत इंफॉर्मेशन पता चलेगी। तो ये पूरे शहर को अगर गलत इंफॉर्मेशन ना पता चले, इसलिए हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वेरिफिकेशन ऑफ डाटा। जैसे हमने कहा कि वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? सपोज करो आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं, आपको मालूम पड़ा कि आबू लेन के या किसी और गली के मेरठ में कहीं कोई हत्याकांड हुआ है, छुरेबाजी हुई या कोई ऐसी वारदात हुई है, कोई दंगा फसाद हो गया है। आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? पहला तरीका, आपने अपने ही 2-4 मित्रों को फोन करके पूछा क्या ऐसी कोई खबर है। अब आप लोग क्योंकि बिजनेस न्यूज लाइन को बिजनेस के तौर पे समझ रहे हैं, तो आपको पता है कि न्यूज लाइन में डाटा की या न्यूज लाइन में इंफॉर्मेशन की कितनी ज्यादा बड़ी कीमत होती है। अगर आपके पास सबसे पहले खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है, तो आप उसमें विजेता वाली कुर्सी पे पहले से जीते हुए हैं। तो क्या आप अपनी खुद की ब्रेकिंग न्यूज को किसी और के साथ शेयर कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए? जाहिर है नहीं, आप रिस्क नहीं लेंगे। अगर मैं जी न्यूज का पत्रकार हूं और मैंने आज तक वाले पत्रकार से खबर वेरिफिकेशन के लिए पूछी, वो वेरीफाई बाद में करेगा, पहले अपने आप ब्रेकिंग न्यूज चला देगा। तो यानी कि आपके हाथ में आई हुई खबर आपने खुद ही ब्रेक कर दी है। तो यानी आप ऐसा छोड़ तो नहीं सकते हो, तो इसलिए वेरिफिकेशन कई बार आपके लिए एक टफ टास्क हो जाता है। तो आपको उन सूत्रों पर भरोसा करना पड़ता है जो किसी और मीडिया हाउस से रिकनेक्ट ना हो। अगर आप अमर उजाला के पत्रकार हो तो आप दैनिक जागरण के साथ ये चीजें कंफर्म नहीं कर सकते या शेयर भी नहीं कर सकते। तो आपको अपना डाटा छुपा के भी रखना है ब्रेकिंग न्यूज के लिए, लेकिन आपको उसे वेरीफाई भी करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए हम एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं? यदि आपके लिए संभव हो, आप खुद मौके पर पहुंचे। अगर एक पत्रकार मौके पर पहुंच चुका है, खबर ज्यादा बड़ी है, ब्रेकिंग न्यूज करने लायक है, तो आप मौके पर खुद पहुंच सकते हैं। मौके पे पहुंचने के बाद आप कम से कम 3 लोगों से इस खबर को कंफर्म करते हैं। हम मानते हैं कि अगर पान का खोखा वाला कोई व्यक्ति है, उसके पास इस तरह की जानकारी हो सकती है, कोई और गली में कोई छोटी मोटी दुकान चल रही होगी, वहां से भी इस खबर को आप कंफर्म कर सकते हैं
या कोई और ऐसा सूत्र जिससे आपको लगता है कि इस खबर को कंफर्म किया जा सकता है। तो यदि आप 3 जगह से, 3 अलग अलग सोर्सेज से खबर को कंफर्म कर लेते हैं, जिनमें से कोई भी किसी और मीडिया हाउस से रिलेटेड नहीं, तो आपकी खबर वेरीफाई भी हो गई है और ब्रेकिंग न्यूज भी आपकी बच गई है। क्योंकि न्यूज बिजनेस में कुछ टाइम बाद जब आप इस लाइन में आ जाएंगे आपको पता चल जाएगा ब्रेकिंग न्यूज की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। अगर आपके पास ब्रेकिंग न्यूज है तो यानी कि आपका चैनल आज की टीआरपी की फाइट तो कम से कम जीत गया। तो आप अपनी इस जीत को किसी आपके साथ शेयर किए बिना खबर को वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे, पहला तरीका। दूसरा, यदि आप किसी कारण से उस शहर में नहीं है या फिर आप मौके पे पहुंचे खबर को वेरीफाई नहीं कर सकते हैं, तो आपको अपने किसी ऐसे सूत्र पे भरोसा करना पड़ेगा जिसपे आप बेहद विश्वसनीयता के साथ उससे पूछ सके क्या आप मेरी जगह जाके खबर को कंफर्म कर सकते हो, यानी कि आप किसी और सूत्र से उस खबर को वेरीफाई करने का प्रयास कर रहे हो, इस शर्त के साथ कि वो किसी और न्यूज चैनल के पास ना चली जाए। ये एक डबल ड्यूटी होती है कि हमारे को टाटा अपना फैक्ट वेरीफाई भी करने हैं लेकिन किसी और के साथ शेयर किए बिना। कई बार आपने देखा होगा किसी न्यूज चैनल पे एकदम से न्यूज चल जाती है, एयरपोर्ट पे कोई खबर आ गई है, आपको पास डाटा है, बहुत जल्दी है, ब्रेकिंग की जल्दी, आपने बिना वेरीफाई किए चला दिया। एक न्यूज चैनल पे ऐसी खबर चल भी गई थी कि दिल्ली एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे कोई हीरोइन जो है किसी अवैध ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हो गई है। अब खबर ब्रेकिंग थी तो समाचार संवाददाता ने बिना इधर उधर देखे, बिना आगे पीछे सोचे उसे ब्रेक कर दिया। उस न्यूज चैनल में ब्रेक होने के साथ साथ 2-3 न्यूज चैनल्स ने और ब्रेक करना शुरू कर दिया उसी खबर को देख के। उन्हें भरोसा था कि ये जो सम्मानजनक चैनल है उन्होंने गलत खबर तो नहीं चलाई होगी, लेकिन बाद में जो मूल चैनल है जब उन्होंने खबर कंफर्म की तो ये खबर झूठ निकली, फेक निकली है। तो ऐसे में बाकी चैनल्स को भी सॉरी बोलते हुए खबर को तुरंत हटाना पड़ गया। तो ये माफी मांगने वाले लेवल तक हम ना पहुंचे, इसलिए जरूरी है कि आप खबर को कंफर्मेशन पहले करें। अच्छा, आज का तो दौर है, आपको पता है, आपने कई बार एक टर्म सुना होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेक डाटा की एक यूनिवर्सिटी से हम घिरे हुए हैं जहां खबरों को आपको झूठा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये खबरों को झूठ करने से पहले, हालांकि इसमें हम विस्तार से अगले सत्र में चर्चा करेंगे, आज खाली फौरी तौर पर जा रहे हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप किसी अपने बेहद विश्वसनीय डाटा से जब आप कंफर्म कर लेते हो खबर को तो वह खबर वेरीफाई हो जाती है और उसके बाद हम जानते हैं कि अब हम इस खबर को ब्रेकिंग के लेवल पे जा सकते हैं। एक और पार्ट आता है वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स। अभी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स में क्या फर्क होता है? एक होता है हम वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, एक वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स करते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। दोनों में फर्क क्या आता है कि वैलिडेशन में, वेरिफिकेशन में हमने खाली 3 अनजान लोगों से, 3 विश्वसनीय लोगों से भरोसा किया, खबर के डाटा को यहाँ से क्रॉस चेक किया, जब तीनों ने लगभग एक जैसी कहानी हमें सुनाई तो हमें लगा कि नहीं, खबर तो सच्ची है, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं है। अब पार्ट आता है वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स। वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए हम चाहते हैं कि हम खबर को ऑथेंटिक सोर्स के साथ कंफर्म करें। यदि हम IIMT विश्वविद्यालय की खबर है, अगर हमें पता चलता है कि IIMT विश्वविद्यालय में 2 दिन बाद एक छुट्टी आने वाली है, हम इस खबर को कैसे, आप छात्र हैं, आपने दूसरे छात्र से पूछा, तीसरे छात्र से पूछा, चौथे छात्र से पूछा, तीनों ने कहा खबर कंफर्म है, छुट्टी है, खबर कंफर्म हो गई, वेरीफाई हो गई। लेकिन वैलिडेशन कब होगा? जब आपके डिपार्टमेंट के HOD, आपके डीन, आपके VC या आपके MD या आपके चांसलर, ऐसा कोई पदाधिकारी जब छुट्टी घोषणा करेगा तो वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स हो जाएगा। अगर पुलिस से संबंधित समाचार है तो आप CO से, यानी सर्किल ऑफिसर से, या फिर SSP से, SP से, SP सिटी से, SP देहात से, मतलब किसी भी पुलिस के सक्षम अधिकारी से खबर को जब कंफर्म करेंगे तो वो वैलिडेशन ऑफ फैक्ट्स हो जाएगा। और जब हम बाकी राहगीरों से या पीड़ित व्यक्ति से खबर कंफर्म करते हैं, हालांकि पीड़ित व्यक्ति से आपकी बात होगी तो भी खबर वेरीफाई हो जाएगी, लेकिन वैलिडेट कब होगी? जब हम पुलिस के अधिकारी से खबर कंफर्म कर लेंगे। हालांकि ज्यादातर मामलों में व्यवहारिक तौर पे जब हम क्राइम की कोई खबर कंफर्म करने का प्रयास करते हैं तो पुलिस आमतौर पे खबर से नकारात्मक ही टिप्पणी देती है, यानी कि खबर से या तो झुठला दिया जाएगा या फिर अगर डकैती की खबर होगी तो उसे लूट में, और लूट की खबर को चोरी की वारदात में बताया जाता है। ये एक पुलिस की नियमावली है, हम भी जानते हैं, यानी पत्रकार भी समझते हैं और पुलिस के अधिकारी भी समझते हैं कि उनको इसी तरह की खबरें देनी है। तो यहाँ हम उन पुलिस को सही भी नहीं ठहरा सकते और उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो हमारा कर्तव्य क्या होगा कि पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, हम उसे पुलिस के अधिकारी के वर्जन के तौर पे, कि पुलिस के फला अधिकारी इन्होंने, माननीय सज्जन ने बताया कि खबर ऐसा नहीं है, यहाँ कोई ऐसी वारदात से उन्होंने इनकार कर दिया। तो हमने इनकार करने वाली खबर लिखी क्यों? हमने तो पूरी खबर लिख दी है। फिर अगर हम लिख रहे हैं कि पुलिस अधिकारी ने ऐसे जानकारी होने से इनकार कर दिया तो ये हमारी खुद की खबर पे ही सवाल चिन्ह बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क हम खुद अपनी खबर पे लगा रहे हैं। वो सवाल निशान से पहले के जो वेरिफिकेशन ऑफ डाटा है वो इसलिए है कि पुलिस के अधिकारी का वर्जन अगर हम डाल रहे हैं तो यानी कि हमने पुलिस से इस विषय में चर्चा तो की, उन्होंने इनकार कर दिया या उन्होंने ऐसे किसी जानकारी होने से इनकार किया है।
तो यानी इसमें पुलिस अधिकारी से हमने बात करने का प्रयास किया, उन्होंने जो भी वर्जन का उसमें बिना छेड़छाड़ के लिखेंगे। पुलिस अधिकारी जो आपको वैलिडेशन बता रहे हैं उसमें आप अपनी जानकारी, अपना दिमाग नहीं लगा सकते। जब हम किसी भी पक्ष, अगर हम मेडिकल बीट देख रहे हैं, हमारे को जिले में फिर से किसी बीमारी के एकदम से आउटरीच होने की खबर मिलती है, तो हम अपना दिमाग न लगाएंगे, जो अधिकारी ने बताया, मेडिकल ऑफिसर ने जो कुछ बताया, हम एज इट इज उन्हीं के शब्दों में इस खबर को पूरा पूरा लिख देंगे। हमारा पार्ट कितना है कि हमने जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो मरीजों से हमारी बातचीत हुई है, पीड़ितों से बातचीत हुई, वो हम सामने लिख दिया, और बाद में जो चिकित्सा अधिकारी ने हमने जो कुछ भी बताया, हमने उनका वर्जन उन्हीं के शब्दों में हूबहू लिख डाला। यहाँ से हमारी खबर मुकम्मल होती है, वेरिफिकेशन भी हो गया, वैलिडेशन भी हो गया। तो यहाँ वेरिफिकेशन और वैलिडेशन किसी भी समाचार के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज होती है, और ये हमारा जो डायनेमिक्स का पहला पार्ट था, ट्रुथ, उसी को कंफर्म करते हैं, उसी को आगे एक्सटेंड करते हैं। तो किसी भी समाचार का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सा मीनिंग है कि समाचार का मतलब है तो कोई नई जानकारी होना और उसका सच होना। जब हम इंफॉर्मेशन जाते हैं ना, खबर हमारे पास सही होनी चाहिए। न्यूज इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट कीप्स एन इंफॉर्मेशन ऑफ द चेंजिंग इवेंट्स, इश्यूज एंड कैरेक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। द पर्पस ऑफ द जर्नलिज्म इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन दे नीड टू हैव द बेस्ट डिसीजन। यानी कि एक जनता, हमारा काम निजी तौर पे क्या है कि जो भी जानकारी हो रही है, जो इवेंट हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन सब की हूबहू रिपोर्टिंग करके हम जनता तक पहुंचा दें। उसके लिए जनता काम है कि वो अपना डिसीजन उस डाटा पे, उस फैक्ट्स पे क्या बनाती है, वो हमारा काम नहीं है। हम ओपिनियन मेकर नहीं है, हम खाली न्यूज डिलीवर करने वाले व्यक्ति हैं, हम खाली खबरों को आगे तक फॉरवर्ड करने वाले हैं। उस इंफॉर्मेशन के जरिए अब वो क्या अपना मतलब निकाले कि शहर में बहुत ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं, शहर रहने लायक नहीं बचा है, या शहर में शांति है, ये निष्कर्ष जनता को निकालना दीजिए, कतई आपका काम नहीं है। एज ए पत्रकार आपका काम ये नहीं है कि आप ही ओपिनियन मेकर का काम करना शुरू कर दें। आपका काम खाली फैक्ट्स को जनता के सामने हूबहू रखना है। हाँ, फैक्ट्स को रखने से पहले आप उसे वेरीफाई भी करेंगे, वैलिडेट भी करेंगे, उसमें सच्चाई भी ढूंढेंगे, उसके लिए सारे तथ्य जुटाएंगे भी, जो तथ्य नहीं है उनको कहीं ना कहीं और से बटोरेंगे, लेकिन फाइनली पूरी अपनी खबर बना के आकर्षक तौर पे चित्रों के साथ सजा के, कैरिकेचर के साथ लगा के, कुछ पॉइंटर्स लगा के आप अपने समाचार पत्र में जितना स्थानीयत है उसमें दे देंगे। उसके बाद वो जो आपका समाचार है उसका क्या हो रहा है, वो समाचार कितना पसंद किया जा रहा है, ये पार्ट आपका पार्ट नहीं है। इसके लिए आप मेहनत ना करें तो बेहतर होगा। तो समाचार राइटिंग यानी न्यूज राइटिंग के संदर्भ में आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसके बारे में अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन आते हैं, कोई आपको कंफ्यूजन लगता है, आप अपने चैट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और नेक्स्ट सत्र में हम इसके बाकी पहलुओं पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।